हेलो माय डियर नीट एस्पिरेंट्स। हम लोग आज सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। और सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पहली बात तो आपको सबके कंसंट्रेशन टर्म्स आने चाहिए, जो कि क्लास 11th में भी पढ़ाए गए थे। मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ, जो भी है। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन। concentration terms in terms of percentage, weight by weight, percent weight by volume, ये सब आपको पता होने चाहिए। और ये अधिकतर बच्चों को पता भी होते हैं, क्योंकि 11th क्लास से लोग इसको पढ़ाते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वेपर प्रेशर, जो कि दो बातों पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर और एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि वेपर प्रेशर जो है सरफेस एरिया का फंक्शन नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। योग्यता बेटे इसको बंद कर लो बच्चे। तो सरफेस एरिया का फंक्शन नहीं। उसके बाद राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन हैविंग वोलेटाइल सोल्यूट, फॉर सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, P is equal to PB plus XA into PA minus PB, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये आपको पता होना चाहिए। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में एक बात बताना चाहूंगा, बच्चे अधिकतर मुझसे पूछते हैं कि सर हम कैसे पहचानें कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल है और कौन सा सॉल्यूशन नॉन आइडियल। तो आइडियल पहचानना सीख लो। आइडियल पहचानने के लिए जो भी सॉल्यूशंस बनाए जाएंगे, अगर वो होमोलोगस सीरीज के कंसेक्यूटिव मेंबर्स, तो आइडियल हो। जैसे बेंजीन टॉल्यूइन, अगर दोनों मिलाए जाएंगे तो वो लगभग आइडियल सॉल्यूशन के तरीके से बिहेव करें। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, दोनों मिलाए जाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन के तरीके से बिहेव करें। इसी तरीके से इसमें एक और प्यारा एग्जांपल है आइडियल में, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, Br और Cl अगल बगल के ही है, तो वो भी आइडियल सॉल्यूशन के तरीके से बिहेव करें। समझ में आता है? तो जो आसपास के होंगे, जो सेम टाइप के होंगे, जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स होंगे, वो आइडियल। अच्छा, एक जुगाड़ और मैंने क्लास में बताई थी, वो भी बता रहा हूं। अगर कभी भी पानी में कोई भी एसिड मिलाया जाए, पानी में कोई भी एसिड मिलाया जाए, तो फिर वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरीके से बिहेव करेगा। ये और नॉन आइडियल में कौन सा निगेटिव डेविएशन, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर पानी में कोई भी सॉल्यूशन मिलाया जाए, उस पानी में कोई भी एसिड मिलाया जाए, देन इट विल एक्ट एज ए नॉन आइडियल विद निगेटिव डेविएशन। समझ में आता रही? इसमें दो चार अच्छे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैं कहूं इथाइल अल्कोहल प्लस एसीटोन, नॉन आइडियल का एग्जांपल है। मैं कहूं इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल। इथाइल अल्कोहल प्लस एसीटोन भी पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल। लेकिन अगर मैं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की बात करूं तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ये निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल। चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तो आप राउल्ट्स लॉ में पढ़ लेते हैं, इनके दोनों के ग्राफ आपको तैयार होने चाहिए। और बाद बाकी तीन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब मिलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। कितना इंक्रीज करेगा, यही एलिवेशन कहलाता है। डेल्टा TF निकाल लेंगे, इतना इंक्रीज करेगा। मान लेते हैं कि 0.64 डिग्री इंक्रीज करता है, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में इतना जोड़ दोगे तो नेट बॉइलिंग पॉइंट आ जाए। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है। मान लीजिए 1.2 डिग्री का डिक्रीज है, तो अगर पूछा जाए कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, तो बेटा 1.2 मत लिख देना, माइनस करना उसको, 0 माइनस 1.2, दैट इज इक्वल टू माइनस 1.2 डिग्री का डिक्रीज पाया जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर, आप लोग पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाते हैं,
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को आसपास आने देती है, सॉल्यूट पार्टिकल्स को आसपास आर पार नहीं होने देती। लोअर कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है वहां से सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? जिस प्रेशर पर ऑस्मोसिस होना बंद हो, मतलब जिस प्रेशर पर इक्विलिब्रिया शिफ्ट हो जाए, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसमें 3 तरीके के सॉल्यूशंस आपको ध्यान रखने होंगे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक जिनमें दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है वो आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है हाइपोटोनिक। 0.9% NaCl सॉल्यूशन आइसोटोनिक टू ब्लड होता है, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी आप। और इतने का ही जो है ड्रग्स प्रिपेयर किए जाते हैं जो इंट्रावेनस होते हैं, डायरेक्टली वेन में लगा दिए जाते हैं ना, ड्रग इंजेक्शन लगा दिया जाता है डायरेक्ट वेन में, इंट्रावेनस ड्रग्स। वो आइसोटोनिक टू ब्लड होने चाहिए, नहीं तो आपका जो आरबीसी है वो या तो स्वेल हो जाएगा या श्रिंक हो जाएगा। स्वेल हो जाएगा, फट जाएगा, और अगर श्रिंक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां से ऑक्सीजन गायब हो जाएगी, दोनों ही केसेस में डेड हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है PV = nRT, R सॉल्यूशन कांस्टेंट है, लेकिन इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है एज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहां पर आपको I निकालना सीखना पड़ेगा। मैंने एक ही फार्मूले में दोनों तरीके बताए थे, उसको मैं एक बार दोबारा आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि बेटा सारा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो मेथड मेरा ही मेथड है जो मैं आप लोगों को बताता हूं, तो उस मेथड को सीख लो। मैंने दोनों ही तरीके से दोनों को I निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला बताया था। एक फॉर्मूले से जो है दोनों के लिए I हम निकाल सकते हैं, चाहे डिसोसिएशन हो रहा हो और चाहे एसोसिएशन हो रहा हो। मैंने आपको मेरे बच्चे फॉर्मूला बता रखा है, I = 1 + y - 1 × x। ये डिसोसिएशन एसोसिएशन दोनों के लिए काम करेगा, आपको 2 अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं। जैसे मैं कहता हूं कि डिसोसिएशन हो रहा, केस डिसोसिएशन का है, और मैं कोई खतरनाक सा कंपाउंड K4FeCN6 ले लेता हूं, मैं कह रहा हूं कि 40% डिसोसिएट हो रहा है, तो ये कैसे टूटेगा, 4 तो K पॉजिटिव प्लस FeCN6 पर 4 नेगेटिव। टोटल Y की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल के जितने आयंस बन रहे हैं वही Y की वैल्यू। टोटल आयन कितने बन रहे हैं, 4 पोटेशियम आयन और 1 कॉम्प्लेक्स आयन, टोटल आयन 5 बन रहे हैं। X की वैल्यू क्या है, 40% डिसोसिएट हो रहा है, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.4। 40% का क्या मतलब होता है, 0.4। ठीक है बेटे, तो जरा I की वैल्यू कैलकुलेट करो मेरे बच्चे। I = हो जाएगा 1 + 5 - 1 × 0.4। 5 - 1 कितना हो जाता है बेटे, बताओ, 4। 4 × 4 कितना हो जाएगा बेटे, बताइए। I = 1 + 1.6 इतना हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू I = लगभग 2.6 के आसपास आएगा। अच्छा, मान लो कि एसोसिएशन हो रहा है, उसके लिए मैंने आपको एक चीज याद करवाई थी, अगर आपको मालूम हो कि अगर एसिटिक एसिड को पानी में डालोगे तो डिसोसिएट हो, लेकिन अगर एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालोगे तो एसोसिएट हो। तो जरा ध्यान दीजिए कि मान लीजिए 2 मोल एसिटिक एसिड है प्यारे बच्चों, और ये बेंजीन में इसको मिलाया जा रहा है, तो एसोसिएशन हो जाएगा CH3COOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। कैसे बनेगा, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इसको डाइमराइजेशन भी कहते हैं, ऐसे बन जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरे बच्चे। इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं, डाइमराइजेशन हो रहा है। तो 2 अगर 1 में कन्वर्ट हो रहे हैं तो 1 कितने में कन्वर्ट होगा, आधे में कन्वर्ट होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ Y। ये Y की वैल्यू आ गई।
ट्राइमराइजेशन हो रहा हो तो y की वैल्यू 1/, टेट्रामेराइजेशन हो रहा हो तो y की वैल्यू 1/4। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इस तरीके से तो y की वैल्यू ये आ गई। मैं कहता हूं ये भी 40% एसोसिएट हो रहा है, 40% एसोसिएट हो रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू इसके लिए भी 0.4 आ। तो यहाँ पे नहीं निकाल लोगे क्या i इज इक्वल टू, हाँ बेटा पेंटामेराइजेशन हो रहा हो तो 1/5, बिल्कुल सही, बिल्कुल केतन सही। तो 1 प्लस y माइनस 1, y माइनस 1 1/2 माइनस 1 इंटू 0.4, ये 0.2 के आसपास आ जाए, 0.2 माइनस में आ जाएगा तो i इज इक्वल टू 0.8 आ जाएगा। यहाँ से एक बात और समझ में आती है, एसोसिएशन के लिए i की वैल्यू हमेशा 1 से कम हो, डिसोसिएशन के लिए i की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा हो। और एक बात और मैंने आप लोगों को समझाई थी कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, K2SO4 है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो I की वैल्यू Y की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 100% डिसोसिएशन उस समय X की वैल्यू 100% हो जाएगी, तो I विल बी इक्वल टू Y। जैसे K2SO4 के लिए मैं I पूछूं तो 2 K पॉजिटिव 1 SO4 नेगेटिव, टोटल I की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये आप ध्यान रखें। I की वैल्यू निकालने का और कोई भी तरीका हमारे पास है क्या? हाँ, I की वैल्यू निकालने का और तरीका है, I इज इक्वल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास, तो I की वैल्यू निकालने का एक तरीका और आ गया, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। बेटा ये किसी का माइक्रोफोन ऑन है, बंद करो, ठीक है ना? ये भाई आपका सॉल्यूशन का मैंने आपको सिर्फ याद करवाया, अब हम क्वेश्चन करके ही इस पर पार पा सकते हैं, और कोई तरीका तो है नहीं, क्योंकि टॉपिक तो काफी लंबा है, आपको मैंने पढ़ाया है क्लास में, तो मैंने आपको सिर्फ याद करने के उद्देश्य से ये सब चीजें आप लोगों को रिवाइज करवाई कि थोड़ी बहुत आपको याद आ जाए। वैसे आप लोग पढ़ के आए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है, फिर भी चलिए थोड़ा सा हम लोगों ने याद कर लिया, अब हम जो है एक एक करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करें। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर? टेम्परेचर पर कौन डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे वो डिपेंड करेगा जिसमें वॉल्यूम टर्म अवेलेबल। यस, आपका आंसर बिल्कुल सही है, टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन हमारा हो जाएगा मोलैरिटी। मोलैरिटी कैपिटल M बराबर N/V इन लीटर। अच्छा, यहाँ पर एक इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके 2 साल बाद पूछा गया, तो 2 साल बाद इस क्वेश्चन को चेंज करके पूछा गया है क्या, कि कौन सा टर्म ज्यादा एक्यूरेट है? तो ध्यान रखना, मोलैरिटी और मोलैलिटी में, मोलैलिटी जो टर्म है जिसमें N/W इन किलोग्राम है, ये मोर एक्यूरेट है, मोर प्रिसाइज है। क्यों? इसमें वॉल्यूम नहीं है, ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। तो ये पूछा गया मोलैरिटी और मोलैलिटी, इन दोनों में ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस से किस टर्म को प्रपोज किया जा सकता है? तो मोलैलिटी को प्रपोज करना ज्यादा अच्छा है। क्यों? वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं, जबकि मोलैरिटी टेम्परेचर का फंक्शन। वैसे मैंने एक बात आपको यहां बता दी, उसको याद रखना कि जिस भी टर्म में वॉल्यूम प्रेजेंट वो टेम्परेचर का फंक्शन होगी ही होगी। नेक्स्ट, हाँ केतन, मोलरता कहते हैं मोलैरिटी को, और मोलैलिटी को मोललता। तो मोललता में कैपिटल W है, जिसमें कि जो टेम्परेचर डिपेंड नहीं करेगा। मोलरता में जो है वॉल्यूम है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड। क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2M HNO3? बेटे ऐसे निकाल लो इसको,
मोलरिटी दी गई तो कैपिटल M बराबर स्मॉल w बाई m डैश इंटू कैपिटल V इंटू 1000। कोमल बेटे एक मिनट, मुझे आंसर याद तो नहीं है, देख लेते हैं क्या आ रहा है। कैपिटल M की वैल्यू कितनी आ रही है 2, W है कितने ग्राम है, हाउ मेनी ग्राम, यही तो निकालना है। HNO3 कितना आता है मुझे बता सकते हो, 63 के आसपास आता है मेरे हिसाब से, 63 इंटू वॉल्यूम है 250 इंटू 1000, 25 चौके 100, 2 दूनी 4, W की वैल्यू आ गई 63/2। अब कह रहा है HNO3 70% है, तो 70% ऑफ X इज इक्वल टू आ जाएगा 63/2, ये निकाल लो बेटा। तो 70/100 इंटू X इज इक्वल टू आ जाएगा 63/2, तो ये आ जाएगा 7/10। तो X बराबर 63 इंटू 10/2 इंटू 7, ये लगभग केतन का शायद आंसर 45 सही है, ये इसी के आसपास ये वैल्यू हमारे पास पुट अप कर देंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये आसान सा क्वेश्चन था जिसमें कि हमको मोलरिटी और परसेंट वेट बाय वेट का एक रिलेशन दिया गया था, जिस रिलेशन को हमको कैलकुलेट करना था। कंसंट्रेटेड एसिड 70%, इसका मतलब 100% एसिड नहीं, इसका मतलब कुछ पानी मिला हुआ, तो उस डाइल्यूट सॉल्यूशन का कितना पानी तुम निकाल लिया। 70% ऑफ X बराबर होना चाहिए 63/, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। प्रवीण, केतन, अभिव्यक्ति, कोमल, सभी ने सही आंसर दिए हैं इसके। चलो क्वेश्चन नंबर 3, इन वाटर सैचुरेटेड एयर, बेटे ध्यान रखना इस चीज को, ये गैसियस स्टेट में मैंने आपको पढ़ाया भाई, गैसेस हमेशा वाटर के ऊपर कलेक्ट की जाती, तो वाटर के ऊपर जब गैस कलेक्ट की जाएगी तो गैस जो बनेगी, जो गैस का प्रेशर होगा उसमें अकेला गैस का प्रेशर नहीं होगा। इस क्वेश्चन में एक बात याद रखने वाली है कि प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, गैस का प्रेशर निकालने के लिए हमको प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस में से एक्वस टेंशन माइनस करनी पड़ेगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको गैसियस स्टेट में भी बताया कि पानी के ऊपर कलेक्ट की जा रही है, तो मॉइस्ट गैस मतलब वाटर वेपर भी प्रेशर दे रहा है उस गैस। चलिए बेटे निकालना पड़ेगा, याद नहीं, 2 मिनट रुको। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, एक्स वाटर दिया गया है 0.0, टोटल प्रेशर P टोटल बराबर है 1.2 ATM, मतलब मॉइस्ट गैस। अच्छा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ड्राई एयर मतलब ड्राई गैस का पूछा गया, तो ठीक है। तो P वाटर निकाल लो, X वाटर इंटू टोटल प्रेशर 1.2, X वाटर है 0.02, टोटल प्रेशर है 1.2, X मतलब मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर इज द पार्शियल प्रेशर, दैट इज इक्वल टू 0.024 आ जाए। अब बेटे एक्वस टेंशन पानी के लिए हमने निकाल लिया है और टोटल प्रेशर जो है दिया गया 1.2, तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू 1.2 माइनस पानी वाला 0.024, क्योंकि अगर गैस का प्रेशर निकालना है तो पानी का नहीं, उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो पानी का माइनस कर दो, 1.200.024 कितना आ रहा है, 6 और 9 2 7, बोलो भैया, और ये कितना आ रहा है 1.176, सी आंसर होगा भैया। इसीलिए मैं कहता हूं कि जल्दबाजी ना करो, कुछ बच्चों ने बी आंसर दे दिया, इसीलिए कहता हूं जल्दबाजी नहीं, 1.176, आराम से करो, 1 मिनट का परफेक्ट टाइम मिलता है आपको। ये तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को हो जाएगा, तो डायरेक्ट फार्मूला पूछा है, फार्मूला आप जानते हो, टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू होता है PA प्लस PB, PA की वैल्यू होती है XA इंटू P0A प्लस XB इंटू P0B, तो
वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस एक्स बी इंटू पी नॉट ए प्लस, या तो ऐसे कर लो, नहीं तो इसको तोड़ लो ना, तो वो भी आ जाएगी हमारे पास। दोनों तरीके से निकाल के देख लो, ये आ जाए हमारे, हमको पीवी बाहर करना है ना, तो एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस 1 माइनस एक्स ए इंटू पी नॉट बी, ऐसे कर लो। तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस एक्स ए इंटू पी नॉट बी। हाँ, तो ये डी वाला जो आंसर दिखाई दे रहा है वो आंसर मुझे सही दिखाई दे रहा है। पीबी इज इक्वल टू पीबी, टोटल पी इज इक्वल टू पीबी प्लस एक्स ए इंटू पी ए माइनस पीबी। इसमें भी दो बच्चों ने पहले ए आंसर दे दिया, थोड़ा सा ऑप्शन सही रखना भाई। हाँ, ए आंसर दिया, एक ही ने दिया, दोनों ने, बाद बाकी सबने डी आंसर दिया। आप आराम से इसको निकाल सकते। तो ये ध्यान रखना कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको इसको प्लस माइनस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कर, जो ऑप्शन दिया गया उस हिसाब से की। द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। अब इस चीज को समझिए, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव होगी, डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव होगी, और आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि डेल्टा एस मिक्सिंग हर एक के लिए पॉजिटिव होती है और डेल्टा जी मिक्सिंग हर एक के लिए नेगेटिव होती है। ये दोनों मैं टर्म इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है, डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा जी मिक्सिंग से रिलेटेड भी पूछा गया है एक बार क्वेश्चन। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ए टू बी जो फोर्सेस होंगे वो वीक हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू ए टू ए। बहुत बढ़िया बात। ए टू बी, इथेनॉल के C2H5OH, यहां कौन सा फोर्स लग रहा था, H बॉन्ड। एसीटोन CH3COCH3, यहां कौन सा फोर्स लग रहा था, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, डाइपोलर। तो H बॉन्डिंग टूटेगी और ये डाइपोलर फोर्स इसके साथ H बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेगा, तो H बॉन्डिंग तो बहुत ताकतवर होती है यार। अगर वो टूटेगी और डाइपोलर आके उसके साथ लगने की कोशिश करेगा तो अल्टीमेटली ए टू बी फोर्सेस क्या हो जाएंगे, वीक हो। तो पहला आंसर सही हो जाएगा, एसीटोन एंड इथेनॉल, आंसर है इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट। इथेनॉल एंड एसीटोन विल शो, क्या शो करेंगे बेटा जल्दी बताइए, पॉजिटिव डेविएशन। इसमें लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, किसी का भी गलत नहीं। वेरी गुड। A solution containing component A and B follows Raoult law. Solution Raoult law को follow करता है। कब? पहला है AB attraction forces are greater than AA and BB. AB attraction forces बड़े हैं। तो पहली बात तो ये कह रहा है कि AB वाले जो attraction forces हैं वो greater हैं AA। बेटे देखो Raoult law को follow करता है, इसका मतलब है ये ideal solution की बात, और उस केस में होना चाहिए ए ए बराबर ए। ये मैं आपको बता, समझ में आता है? तो पहला तो गलत। दूसरा ये वाला है कि ए बी अट्रैक्शन फोर्सेस इज लेस देन ए एंड बी बी, ये भी गलत है। तीसरा है ए बी अट्रैक्शन फोर्सेस रिमेन सेम एज ए एंड बी बी, दिस इज करेक्ट। जब कभी कहे 100% राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है तो आपका जो आंसर होगा वो उसी हिसाब से होगा जो आइडियल सॉल्यूशन को मेंटेन था। तो आइडियल सॉल्यूशन को कौन मेंटेन करेगा, जब ए अट्रैक्शन फोर्स ए बी अट्रैक्शन फोर्स के बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, which of the following statement about the composition of vapor over an ideal 1:1 molar mixture of benzene and toluene is correct? इसका मतलब बेंजीन और टॉल्यूइन दोनों का दे रखा है तो 1:1 दे रखा है बेंजीन और टॉल्यूइन का, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन बराबर 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्यूइन बराबर 1।
इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बराबर 1/2, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन बराबर 1/2। तो प्रेशर ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू पी नॉट। पी नॉट कितना है भैया, बेंजीन का प्योर फेज में कितना दिया गया 12.8, ये आ गया 12.8। और प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन पीटी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट टी। तो एक्स कितना है 1/2 बाई एक्स टी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन इंटू पी नॉट। नॉट की वैल्यू है 3.85 टॉल्यूइन, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 6.4। इतनी तो आ गई भैया, बोलो बेटे मेरे हिसाब से। और ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू तो काफी कम आ गई 1.9 और 92। तो इसका मतलब है वेपर प्रेशर बेंजीन का ज्यादा, वेपर प्रेशर बेंजीन का ज्यादा। इसका मतलब वेपर में, अच्छा ये लो पेन ले लू, ले बेटा, वेपर प्रेशर बेंजीन का ज्यादा है। तो वेपर प्रेशर बेंजीन का कितना है, बेंजीन का पीबी की वैल्यू आ रही है मेरे बेटे 6.4 और पीटी की वैल्यू आ रही है मेरे बेटे 1.9। ये कैलकुलेट कर लिया। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका वेपर में कंपोजिशन भी ज्यादा होगा। तो द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन, नहीं कैलकुलेट करके देख लो, नहीं ऐसा नहीं। नॉट एनफ इंफॉर्मेशन इज गिवन, ये तो बकवास है, कोई मतलब नहीं। द वेपर विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। मेरे बच्चे मेरी बात समझ में आ रही है, निकाल लोगे। ये यार किसी ने जो है अपना माइक्रोफोन ऑन कर रखा है और ये कई बार कहने के बाद भी ऑफ नहीं कर रहा, बेटे बहुत गलत बात है। बार बार मैं आपको ये थोड़े कहूंगा, बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, आराम से डिस्कस करो, क्वेश्चन पे आंसर दो चैट बॉक्स में यार। न समझ में आए तो बोलो, एन टाइप कर दो सिर्फ, सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं तुरंत दोबारा बताऊं, मुझे कोई जल्दी नहीं, कहीं भागना नहीं। आ रहा है ना, ठीक है, वेरी गुड। बस आपको समझ में आना चाहिए, बाद बाकी जो है रिवाइज करवाने का मेरा, मैं साल भर पढ़ाया है और मुझे पूरा पक्का भरोसा है कि आप लोगों में अधिकतर बच्चे जो है पेपर क्रैक करके आएंगे यार, ऐसी बात थोड़ी है। पेपर में ऐसा क्या है, मेडिकल कॉलेज जाना बहुत ही आसान है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हाँ साल भर जैसे आपने पढ़ा है वैसे पढ़ाओ तो मेडिकल कॉलेज नीट क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। Which condition is not satisfied by the ideal solution? Not satisfied, आंसर होगा बी। बेटे इस चीज को समझो, डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एस मिक्सिंग इंट्रापी। बच्चे अधिकतर ये सोचते हैं, ज्यादातर बच्चों का ये सोचना है, मैं आपको बताता हूं कि भाई पॉजिटिव डेविएशन अगर है तो डेल्टा वी मिक्सिंग वॉल्यूम बढ़ जाता, तो इंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन अगर निगेटिव डेविएशन तो डेल्टा वी मिक्सिंग जो है निगेटिव हो जाएगी। हाँ भाई गुजर साहब, सिलेक्शन पक्का है, क्या दिक्कत है, सिलेक्शन में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, आप सिर्फ करते रहिए अपना काम। तो बेटे ये बात गलत है कि रैंडमनेस तभी इंक्रीज करेगी जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, ये गलत है। रैंडमनेस का क्या मतलब, बिखराव, गड़बड़ हो जाना। पूरा का पूरा ए था, उसमें आपने कुछ अमाउंट में बी डाल, तो बेटा बिखेरेगा ही, ए बी जो होगा वो ए के पार्टिकल्स के बीच बीच में आके इकट्ठा हो जाएगा। तो चाहे नेगेटिव डेविएशन चाहे पॉजिटिव डेविएशन, डेल्टा एस मिक्सिंग तो बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि वो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। ए के बीच में अगर दो पार्टिकल भी बी डाल दो तो वो दो पार्टिकल ए पार्टिकल कहीं कहीं से तोड़ दें और खुद आके इकट्ठा हो जाए। तो इसका मतलब एक यूनिफॉर्मिटी नष्ट हो जाएगी, और यूनिफॉर्मिटी का नष्ट होना ही इंट्रोपी का इंक्रीज होना होगा। तो चाहे नेगेटिव डेविएशन चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो, डेल्टा एस की वैल्यू, डेल्टा एस मिक्सिंग ऑलवेज पॉजिटिव, ये ध्यान रखो।
अच्छा, डेल्टा जी मिक्सिंग ऑलवेज नेगेटिव। डेल्टा जी क्या होती है? फ्री एनर्जी चेंज। फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए तभी सॉल्यूशन बनेगा, नहीं तो सॉल्यूशन बनेगा ही। चलिए, तो हाँ, इसका क्या आंसर हो जाएगा बेटा? नॉट सेटिस्फाइड। नॉट सेटिस्फाइड है बी। बी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नाउ द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ फॉर बेंजीन। केएफ दिया गया मेरे भाई, लगा दो। केएफ दिया गया 0.512, सॉरी 0.5। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ की वैल्यू दी गई है, नहीं निकालना। मोलरिटी दी गई है 0.07। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आई की वैल्यू 1। मामला खत्म। अप टू 2 डेसिमल प्लेस। डिप्रेशन ही पूछा है, आई तो है नहीं, तो केएफ इंटू मोलैलिटी। अरे बोलो भाई, केएफ है 5.12, मोलैलिटी है 0.078। कैलकुलेट कर लो, ये करीबन 0.3999 के आसपास है। 0.2 डेसिमल प्लेसेस तक है 0.40 केल्विन के आसपास। द आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप सभी लोग सही। अगला क्वेश्चन, 200 ml of the aqueous solution of the protein contains its 200 ml में W दिया गया प्रोटीन का 1.26, वॉल्यूम दी गई है 200 ml। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू, पाई कहो या पी कहो, आप जो कहते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम। P इज इक्वल टू दिया गया है 2.57 इंटू 10⁻³ बार। बार में दिया गया तो ध्यान रखना कि R की वैल्यू बार में रखेंगे। हाँ, हो सकता है बेटा ये आंसर हो, मुझे बस मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, कैलकुलेट तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू NRT। डायरेक्टली लगा लो, आंसर आ जाए। प्रेशर दिया गया है आपका, हमको क्या निकालना है? मोलर मास। तो ऐसे निकाल लो, PV इज इक्वल टू W/m' इंटू RT। m' उधर ले जाओ, तो m' बराबर WRT/P निकल जाएगा। W कितना है? W की वैल्यू है मेरे बच्चे 1.26, R की वैल्यू 0.083 बार में रखना। टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर 300 केल्विन अपॉन प्रेशर कितना है? प्रेशर है 2.57 इंटू 10⁻³ अरे बोलो भैया, इंटू वॉल्यूम कितना है? 200। समझ बात आ गई नहीं? ml है तो 1000 में, भाई इधर 1000 लगा लेंगे तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। टोटल करोगे ये करीबन 6.61038 ग्राम पर मोल के आसपास आपका वैल्यू आ जाएगा। द ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगाना था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसमें ऐसा कुछ था। क्वेश्चन कह रहा था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर किलोग्राम सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन वाटर इज ग्रेटर, मतलब एक्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ये ध्यान रखना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाई, ठीक है। और दोनों इक्विमोलर, दोनों के मतलब NX इज इक्वल टू NY, इक्विमोलर सॉल्यूशंस, ठीक। सॉरी, इक्विमोलल। इक्विमोलल मतलब मोलैलिटी इज सेम। मोलैलिटी ऑफ X सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ Y, मोलैलिटी इज सेम। चलो, मोलर नहीं है, मोलल, ठीक है। हाँ, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द केस मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स इज नहीं, Y अंडरगोज डिसोसिएशन, नहीं, Y का तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो Y डिसोसिएशन में कैसे चला जाए? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके बढ़ेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट एक्स का ज्यादा, इसका मतलब एक्स के नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, एक्स के जो पार्टिकल्स होंगे वो ज्यादा, इसका मतलब एक्स क्या होगा? डिसोसिएटिव, सीधी सीधी बात। क्योंकि मोलैलिटी सेम है तो एक्स में हमको आई का मल्टीप्लाई करना है, एक्स डिसोसिएटिव, तो क्या एक्स अंडरगोज डिसोसिएशन वाटर? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आंसर आप लोगों का ठीक था बेटे। 12। विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 m एक्वा सॉल्यूशन
which one will exhibit the largest freezing point depression? डेल्टा टीएफ किसका ज्यादा होगा? जिसके लिए आई की वैल्यू ज्यादा। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी उसी के लिए ज्यादा होगी जिसके लिए आई की वैल्यू ज्यादा होगी। आई की वैल्यू किसके लिए कितनी? इसके लिए आई की वैल्यू है 2, इसके लिए आई की वैल्यू है 1, इसके लिए आई की वैल्यू 3 और 2 5, और इसके लिए आई की वैल्यू है 2 और 1 3। तो सी, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उसके लिए आई की वैल्यू आपके पास सबसे ज्यादा। ब्लड सेल रिटेन देयर नॉर्मल शेप इन द सॉल्यूशन व्हिच आर आइसोटोनिक टू ब्लड। ये बात ध्यान रखना, ब्लड के साथ जो आइसोटोनिक होगा वो ही ब्लड के सेल्स को न तो स्वेल होने देगा न श्रिंक, और ऐसी ही दवाइयां बनाई जाती। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज आइसोटोनिक टू ब्लड। 0.5 molar aqueous solution of weak acid is 20% ionized। 20% ionized और HX है तो I की वैल्यू आ गई 1. ठीक है, तो लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू I हो गया 1.2, I इंटू KF हो गया 1.86 इंटू मोलैलिटी हो गई 0.5। टोटल कैलकुलेट को 12 पंजे 60 ही हो गया, 6 से यहाँ करोगे तो 1.1 के आसपास कुछ आ जाएगी। तो लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा 1.1, कैलकुलेट कर लो, ये वैल्यू आ जाएगी 1.12 लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो डायरेक्ट ही निकल गया, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। अगला है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज एग्जिबिटेड बाय 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ, बेटा CaCl। OP सबसे ज्यादा किसका होगा? I, जिसका I ज्यादा, और I की वैल्यू इसके लिए है 3, इसके लिए है 1, इसके लिए है 1, इसके लिए है 2। समझ में आता नहीं आ रही? जहां कुछ न दिया जाए वहां ये मान के चला जाएगा कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है। ये मैंने आज आप लोगों को सॉल्यूशन रिवाइज करवाया मेरे बच्चों, नेक्स्ट डे, तो अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बात है बेटे।